सेकेंड चैप्टर जो है हिस्ट्री का, दैट इज रशियन रेवोल्यूशन। जी हाँ, यहां पर हम रशियन रेवोल्यूशन करने वाले हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ था 19th सेंचुरी के आसपास में, जिसकी वजह से रशिया में इतना एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन, जिसका इंपैक्ट पूरी दुनिया में हुआ। ठीक है, ये चीज हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे जो कैरेक्टर्स हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इस रेवोल्यूशन के, वो यहां पर हम देखते हैं। और सबसे पहला नाम है जार निकोलस सेकेंड का। ये जार यानी क्या, रशिया में जो राजा महाराजा के लिए जो ये टर्म यूज किया जाता है जार। ठीक है, तो ये जार निकोलस सेकेंड ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगा हमारी स्टोरी का, क्योंकि मतलब यही राजा थे जिसकी वजह से ये बहुत मतलब पावरफुल कहो तो मोनार्क थे। और लेकिन इनकी कुछ गलत पॉलिसीज या वहां पर जो चली जिस वजह से, ठीक है, ये रेवोल्यूशन हुआ। ओके, सेकेंड जो यहां पर हैं, समझो कि आप कह सकते हो ये एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे। ठीक है, कार्ल मार्क्स, जिन्होंने मतलब अपना काफी मतलब सोशलिज्म को लेके बहुत बड़ी बड़ी फिलोसफीज थी, जिनकी वजह से समझो कि इस रेवोल्यूशन का जो न्यू है वो रखा गया। ओके, और थर्ड पे हैं हमारे व्लादिमीर लेनिन। तो ये इन्होंने समझो एक्टिवली ये थे जिन्होंने मतलब रेवोल्यूशन का पूरा कमान जो है संभाला। ओके, और उसके बाद है जोसेफ स्टालिन। ये जो नाम है ये आपको कह सकते हो कि ये रेवोल्यूशन होने के बाद जो रशिया की जो डोर थी लेनिन ने आगे जाके स्टालिन को दी। ठीक है, और उन्होंने आगे जाके समझो कहो तो फिर धीरे धीरे जो मतलब डेवलपमेंट हुआ रशिया में बाद में स्टालिन के युग में हुआ। ओके, तो ये चार कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी और कैरेक्टर्स हैं पर इनको ज्यादा अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विथ द जो हमारे मतलब उस वक्त का जो प्लॉट है रशिया में, मतलब एग्जैक्टली क्या कंडीशन था, कौन से पार्ट्स थे इस अंपायर में, वो सब चीजें देखेंगे। सो सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी थी जिसके अंदर ये राजा आते थे? दैट डायनेस्टी वाज रोमनो डायनेस्टी। क्या नाम है? रोमनो डायनेस्टी, जो अराउंड कहो तो 300 साल के आसपास तक जिनका राज चला। ओके, 1613 से ये डायनेस्टी शुरू हुई रशियन अंपायर में और 1917 तक, है ना, मतलब कि निकोलस के समझो एंड के साथ ही जो इनका जो राजपाट है यहाँ खत्म होते होते इस डायनेस्टी का भी एंड हो गया। ओके, अब यहाँ पर रशियन अंपायर को इस डायनेस्टी ने रूल किया, लेकिन रशियन अंपायर में क्या क्या कौन सी रीजन्स आते थे वो देखो। बहुत बड़ा अंपायर था ये रशियन अंपायर, जिसके अंदर मॉस्को, फिनलैंड, लैटविया, लिथियाना, इसके बाद है इस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, ठीक है, सेंट्रल एशिया की कुछ स्टेट्स हैं, ठीक है, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। ठीक है, तो ये सारे समझो आप देखो, अगर मैप के हिसाब से देखो तो एक बहुत बड़ा एम्पायर ये रशियन एम्पायर फॉर्म करता था। ठीक है, और इसके बाद अब यहां पर हम बात करते हैं जो हमारा पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो मैंने बताया। अब इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं कि इसी नाम की वजह से वो सारी चीजें हुई हैं जिसके बाद। ठीक है, जार निकोलस सेकेंड, ठीक है, इनका जो स्टार्ट है 1894 में इनका स्टार्ट, मतलब कि इनका जो पीरियड है, इनके पिताजी ने इनके सबसे अपने मतलब भाइयों में सबसे बड़े थे तो इनको अपना एम्पायर दिया और फिर इन्होंने राजपाट चलाना शुरू किया 1984 में। ओके, और बहुत ही पावरफुल, ऑब्वियसली बहुत ही पावरफुल एम्पायर, मतलब इतना बड़ा अगर एम्पायर है तो एम्परर बहुत पावरफुल होंगे ही। ठीक है, बहुत ही पावरफुल मोनार्क थे ये। ओके, और जैसा कि हम देखेंगे चैप्टर में एंड होते होते कि कैसे ये 1894 से स्टार्ट होते होते और 1917 में इनकी कहानी जो है ना, इनके राजपाट की कहानी वो खत्म हो जाएगी। ओके, तो बात करते, अच्छा इनके वाइफ का नाम था, मतलब अब जैसे राजा को यहाँ पर जार कहा गया है तो रानी को यहाँ पर जरीना कहा गया। ठीक है, तो अलेक्जेंड्रा नाम था यहाँ के, उनकी जरीना का नाम था अलेक्जेंड्रा। ठीक है, और यहाँ पर एक कैरेक्टर और हम मतलब सुनने में आएगा, दैट इज रास्पुतिन। ठीक है, जो कि एक सर्बियन मॉन्क थे। ओके, अब रास्पुतिन के साथ में ऐसा कहा जाता है कि जरीना का बहुत ही अच्छा क्लोज आप समझ सकते हो रिलेशन था, जिसकी वजह से मतलब जो वहाँ के लोग थे वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे। ठीक है, क्योंकि जो भी उनके मतलब कह सकते हो कि उनका पार्लियामेंट्री ऑफिस या जो भी ऑफिशियल्स उनको इलेक्ट करने होते थे जरीना को, वो क्या करती थी, वो इस रास्पुतिन से ही कंसल्ट करके करती थी। ठीक है, जो लोगों को पसंद नहीं आता था, वो आगे देखेंगे हम। ठीक है, वैसे अगर हम रशियन सोसाइटी की बात करें, यानी कि जो रिलीजन, जो ऑक्यूपेशन के बारे में बात करें, मेजर पॉपुलेशन कौन से थे, तो इसमें अगर हम मेजर रिलीजन की बात करें तो सबसे बड़ा जो आबादी था वो किसका था? रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। आप डिटेल जो है इसके बारे में देख सकते हो, पर रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा मतलब मेजर पॉपुलेशन ग्रुप था यहाँ पे इस एम्पायर में। इसके अलावा और दूसरे जो रिलीजन्स थे वो कौन से हैं? कैथलिक्स हैं, प्रोटेस्टेंट्स हैं, मुस्लिम्स हैं और बुद्धिस्ट भी हैं यहाँ पर। ओके, और इसके बाद अगर हम बात करें इन पॉपुलेशन का जो ऑक्यूपेशन है, मतलब एग्जैक्टली वो क्या करते थे, ऑक्यूपेशन की अगर हम बात करें
तो देखो आप देख सकते हो कितना बड़ा है, ऑलमोस्ट इट इज अग्रेरियन कंट्री। 85% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता था। और ये आप कह सकते हो कि रशिया जो है अपने लिए तो ग्रेन प्रोड्यूस करता ही था, और बाकी मतलब कंट्रीज के लिए, दूसरे देशों के लिए ये एक्सपोर्टर भी था ग्रेन का। तो ये आप याद रखो, रशिया जो है बहुत ही बड़ा एग्रीकल्चर कंट्री था। और ये बिल्कुल मतलब अपोजिट है कंपेयर टू दूसरे जो यूरोपियन आप नेशंस देखोगे उस दौरान पे, ठीक है। तो बाकी नेशन जैसे कि अगर हम फ्रांस की बात करें, यूके की बात करें, 40% मतलब 40 to 50% जो है ना मतलब एग्रीकल्चर पे बेस्ड थे वो लोग। मतलब उनका जो एग्रीकल्चर का शेयर था उनकी कंट्रीज में 40-50% के आसपास ही था। लेकिन आप यहाँ पर रशिया पर में देखो तो ऑक्यूपेशन, मेजर ऑक्यूपेशन यही है, 85% एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। वहां पर दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में क्या, वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत ज्यादा आ चुका था। यहाँ पे कंपैरेटिवली बहुत आप देख सकते हो कि काफी, यहाँ मैंने लिखा भी है, मिनिमल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज्यादा नहीं आया हुआ था अगर हम रशिया की बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर एग्रीकल्चर 85%, तो बाकी मतलब कौन सा ऑक्यूपेशन है, तो दूसरा जैसे इंडस्ट्रीज का है लेकिन कितना शेयर है, काफी कम था। फैक्ट्रीज और क्राफ्ट वर्कशॉप, फैक्ट्रीज तो पता ही है, ठीक है। क्राफ्ट वर्कशॉप यानी क्या, मतलब हाथ से कुछ प्रोडक्ट्स बनाना, ठीक है, वो चीज भी काफी वहां पर चलती थी। वैसे वर्कशॉप्स भी काफी थे, ठीक है, मतलब काफी मतलब फैक्ट्रीज के कंपैरिजन में थे, ओके। और आप मतलब देखिए एट द स्टार्ट तो 100 से ज्यादा मतलब फैक्ट्रीज भी नहीं थे वहां पर थे, जो भी थे फैक्ट्रीज वहां पर थे, लेकिन उनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम जगहों पे था। मतलब कहो तो सिटीज में ही था, ओके। सिटीज भी कौन से, एक तो समझो मॉस्को शहर में, और दूसरा सेंट पीटर्सबर्ग, जिसको आगे जाके पेट्रोग्राड नाम दिया। तो ये दोनों नाम एक ही है, समझ लो, ठीक है। तो ज्यादातर फैक्ट्रीज और क्राफ्ट वर्कशॉप का जो मतलब सेंटर था वो कहां पर था, मेनली वो सिटीज में ही था, और कॉन्सेंट्रेटेड इन 2 सिटीज में था, ठीक है। तो और सिटीज की अगर हम बात करें तो मतलब जहां पे वर्कर्स काम करते थे ऑब्वियसली, तो वहां पे उनका लिविंग कंडीशन बहुत पुअर था। सिटीज में बिल्कुल सैनिटरी नहीं, मतलब सैनिटेशन बहुत मतलब गंदा था उस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें, उनका लिविंग कंडीशन बहुत बुरा था, वो चीज हम आगे देखेंगे। इसके बाद कंडीशन ऑफ रशिया टिल बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है। 20th सेंचुरी के स्टार्ट में, मतलब जब हमारा ये, अब देखो पीरियड जो है इनका 1894 से जो बिल्टअप हुआ, ठीक है, 20th सेंचुरी आते आते क्या होने लगा वो देखिए यहाँ पर। डिस्पाइट ऑफ मेनी डिफरेंसेस, मतलब यहाँ पर आपको स्टार्ट में, आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो स्टार्ट में आपको यही चीज दिया है कि वर्कर्स के बीच में आपस में काफी सारा डिफरेंस था। मतलब क्या, कुछ वर्कर्स जो हैं उनका मतलब वो स्टील से जुड़ा हुआ वर्क कर रहे हैं, आयरन से जुड़ा हुआ वर्क कर रहे हैं, मेटल से जुड़ा हुआ वर्क कर रहे हैं। कुछ वर्कर्स हैं जिनका मतलब कम, मतलब रिलेटिवली दूसरा कोई सिंपल सा काम कर रहे हैं, बहुत आसान सा काम कर रहे हैं। तो वो दोनों वर्कर्स जो हैं आपस में एक दूसरे को मतलब जो ये मानते थे कि भाई हमारा काम ज्यादा सुपीरियर है, और इस तरह के डिफरेंस थे, ठीक है। इसके अलावा आप कहो तो विमेन्स भी मतलब वर्किंग में थे, वो लोग भी थे, पर विमेन्स को जो उनका वेजेस था वो काफी कम था कंपेयर टू मैन। आप देखो तो आधा या आधे से मतलब उसी के आसपास में, हाफ मैन की कंपैरिजन में हाफ वेजेस उठा रहे थे विमेन्स। तो यानी विमेन्स में और मतलब वर्कर्स में काफी डिफरेंसेस थे यहाँ पर इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद भी जो उनके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, कौन सी तरह के एक्सप्लॉयटेशन हो रहे थे, देखो वर्कर्स के ऊपर डिसमिसल्स, मतलब बिना बताए किसी को काम से निकाल देना, इस तरह का डिसमिस कर देना, ठीक है। इसके अलावा पुअर वर्किंग कंडीशन, जैसा मैंने बताया आपको, मतलब ऐसा था कि उनको खाने पीने के लिए उतनी अच्छी मतलब सुविधा नहीं थी, और साथ में उनको अगर रहना भी है, वर्कर्स को अगर मतलब रहना भी है, तो एक बड़ा सा डॉर्मेटरी रहेगा, एक बड़ा सा ऐसा स्पेस होगा जहां पर बहुत सारे बेड लगे होंगे, उसी को डॉर्मेटरी कहा जाता है। तो उसके अंदर भी ना मतलब शिफ्ट वाइज वर्कर्स होते थे, ठीक है। अब सोचो कंडीशन कैसा है, शिफ्ट वाइज, मतलब कि सोने के लिए भी उनको टाइमिंग दिया गया है, और उसमें भी वो अपनी फैमिली को भी नहीं लेके मतलब रह सकते थे। इतना मतलब इतना पुअर कंडीशन था उस वक्त का, ठीक है। तो इसके लिए जो वर्कर्स थे उनके अंदर काफी डिसकंटेंट, काफी जो है गुस्सा मतलब डेवलप हो रहा था धीरे धीरे। आगे कुछ और इमीडिएट रीजंस हुए वो हम देखेंगे, ठीक है। और ये सब किसके अगेंस्ट था, फैक्ट्री ओनर्स जो कैपिटलिस्ट थे, ओके। मतलब उस टाइम पे, अभी तो सोशलिज्म आएगा, पर उस टाइम पे कैपिटलिस्ट मतलब क्या, जो जिनको पूरा प्रॉफिट मिल रहा है फैक्ट्री का, जो ओनर्स है वो लोग इनको पुअर कंडीशंस दे रहे हैं। अब देखो गवर्नमेंट, या फिर कहो तो इन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने जो मतलब ये नहीं चाहते थे ऑब्वियसली कि ऐसा कुछ कंडीशन हो, पर कंडीशन कुछ इंप्रूव नहीं हो रहे थे, ठीक है। मतलब सुपरविजन हो रहा था इनके ऊपर, पर फिर वो भी उससे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। दूसरी अगर हम बात करें तो पीजेंट्स की या फार्मर्स की, वो क्यों डिसअपॉइंटेड थे, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो लैंड है, प्रॉपर्टी है, वो सब नोबेलिटी, चर्च है ना, जो मतलब इनसे जो क्लोज है, जार से जो क्लोज है, जो जार को टैक्सेस एंड ऑल लाके दे रहे हैं, उनसे आप मतलब ये समझ सकते हो उनके पास ज्यादातर प्रॉपर्टीज थी या लैंड था, और फार्मर्स मतलब ऑब्वियसली उस चीज से परेशान थे। तो ये देखो, ये दो टाइप की के लोग यहाँ पर, वर्कर्स और फार्मर्स, ये दोनों ही यहाँ पर डिसअपॉइंटेड थे। अब इस डिसअपॉइंटमेंट में आगे और क्या चीजें जुड़ी, और एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ जिससे कि आप ये कह सकते हो रेवोल्यूशन शुरू हुआ,
तो ये सब चीजें हम देखेंगे। तो दो टाइप के लोग थे जिनको बहुत ज्यादा परेशानी थी इस पूरे सिस्टम से, ठीक है। एक तो भाई पीजेंट्स हो गए और दूसरे वर्कर्स। तो देखते हैं कि ये पीजेंट्स और वर्कर्स और जो पूरी कम्युनिटी है, अब कितने टाइप्स के थॉट्स थे उनके पास। तो बेसिकली वहां पर तीन अलग अलग, इतना बड़ा एम्पायर है, इतने ज्यादा लोग हैं वहां पर कि ऑब्वियसली थॉट्स में डिफरेंसेस होंगे, सबकी अपनी अपनी विशेष होंगी। तो उसके हिसाब से तीन टाइप के वहां पर मेन थॉट्स थे और उसके हिसाब से हमने वहां मतलब वहां के लोगों को तीन टाइप्स में आप डिवाइड कर सकते हो एज लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, ठीक है। अगर हम बात करें लिबरल्स की, तो लिबरल्स के थॉट्स या उनके विशेष क्या थे वो देख सकते हो। दे वांटेड अ नेशन व्हिच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन। लिबरल्स का क्या मानना था कि सारे रिलीजन्स के जो लोग हैं वो यहां पर इक्वली मतलब रह सकते हैं और सबको इक्वल मतलब सारे रिलीजन्स के लिए इक्वल राइट्स होने चाहिए। ओके, दे ऑल्सो अपोज्ड अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूल्स, यानी कि मतलब जो मोनार्की जो था या जार निकोलस के अगेंस्ट में ये लोगों का भी थॉट था, ठीक है। ऑब्वियसली दे वांटेड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू लॉज। का मतलब क्या है, इनको भी एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहिए था जो लॉज के हिसाब से चले। ओके, और लेकिन अब यहां पर कुछ चीज है जो जिनमें ये अपोज कर रहे हैं, जिनमें मतलब डिफरेंट है। They did not believe in universal adult franchisee। सबको वोट देने का अधिकार हो ऐसा भी ये नहीं कहते थे, ठीक है। इनका ये मानना था कि जिनके पास प्रॉपर्टी है, मैन विद प्रॉपर्टी, वही सिर्फ वोट कर सकते हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो वोट नहीं कर सकता। और दूसरा इनका और एक समझो आप ड्रॉबैक कह सकते हो कि ये विमेन्स वोट करे ये भी नहीं चाहते थे, है ना। लिबरल्स में ऑब्वियसली ये चाहते थे कि सारे रिलीजन्स को इसमें इक्वली जगह मिले, ठीक है। रिलीजन्स के लिए इक्वालिटी चाहते थे पर मेन विमेन के मामले में इक्वालिटी नहीं चाहते थे, प्रॉपर्टी होल्डर और नॉन प्रॉपर्टी होल्डर के मामले में इक्वालिटी नहीं चाहते थे, ठीक है। और इसके अलावा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते थे, लॉज के हिसाब से चले, है। और मोनार्क के लिए इनके अंदर भी अपोजिशन था। लेकिन बेसिकली अगर ये देखा जाए इस एडल्ट फ्रेंचाइजी के हिसाब से तो देखा जाए तो ये नॉन डेमोक्रेटिक हो गए, राइट। और इसके बाद हम बात करें अगर रेडिकल्स थी, तो रेडिकल्स यानी कौन से टाइप के लोग, उनकी क्या एग्जैक्टली सोच थी, क्या उनका वांट्स था वो देख लेते हैं। दे वांटेड गवर्नमेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन। देखो डिफरेंस देखना यहाँ पर दे वांटेड गवर्नमेंट ऑफ मतलब ऑल रिलीजन्स इक्वल, पर यहां पर क्या बोला गया, मेजॉरिटी पॉपुलेशन, मतलब जो जिसका रिलीजन ऑब्वियसली ज्यादा होगा, है ना, उनका गवर्नमेंट ये चाहते थे, है ना, मेजॉरिटी के हिसाब से चले, माइनॉरिटी के हिसाब से नहीं। ओके, दे अपोज्ड प्रिविलेजेस ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। तो इस मामले में भी इनका थोड़ा डिफरेंसेस है। ये मतलब देखा जाए तो राजा के लिए इतना कुछ नहीं, लेकिन लैंडलॉर्ड्स और फैक्ट्री ओनर्स के पास जो प्रॉपर्टीज है उस चीज को लेकर इनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था, ठीक है। दे सपोर्टेड विमेन सेफ्रिगेट। तो यानी कि यहां पर विमेन्स के लिए, जैसे वहां पर हमने देखा कि विमेन्स को वोट देने के लिए वो लोग अगेंस्ट थे, पर यहां पर ये चाहते थे, है ना। ये सफरेगेट का मतलब क्या होता है, सफरेगेट का मतलब होता है कि एग्जैक्टली विमेन्स को वोट देने का भी अधिकार होना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। तो इस मामले में काफी डिफरेंट है ये लिबरल से। ओके, और कंजर्वेटिव्स, अब यहां पर कंजर्वेटिव कौन है, जो पुराने थॉट को कंजर्व करके रखना चाहता है, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं चाहता। बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले तो ये चाहते ही नहीं थे कि कोई चेंज हो। फ्रेंच रेवोल्यूशन आने के बाद इनको लगा नहीं यार थोड़ा सा जाति हो रहा है, मतलब बेसिक इसमें ज्यादातर कौन से लोग होंगे जिनको तकलीफ नहीं होगी, वो लोग ज्यादा इसमें होंगे, जो लोग ठीक ठाक रह रहे होंगे, है ना। तो कंजर्वेटिव्स क्या इनका थॉट था, दे अपोज्ड बोथ रेडिकल्स एंड लिबरल्स। एंड अगर हम 19वीं सेंचुरी की बात करें तो इनका क्या थॉट था कि चलो चेंजेस हो जाने चाहिए। पहले तो ये मानते नहीं थे कि चेंज होना चाहिए, पर बाद में बोला चलो चेंजेस होने चाहिए, पर ये चेंजेस कैसे, पास्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए, और धीरे धीरे चेंजेस होने चाहिए, स्लोली वो चेंजेस होने चाहिए, ठीक है। दे वर कंजर्वेटिव्स। तो इस तरीके से तीन टाइप की थॉट थी। लिबरल्स क्या थे, लिबरल्स का क्या आइडिया था कि सारे रिलीजन को इक्वली उसमें इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, है ना। और इसके अलावा ये भी राजा को अपोज कर रहे थे, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए जो लॉज के हिसाब से चले। लेकिन यहां पर क्या है, दे अपोज यूनिवर्सल एज अडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब वोटिंग सबके लिए नहीं होनी चाहिए। वोटिंग राइट्स किसको होना चाहिए, मेन विद प्रॉपर्टी, एंड विमेन शुड नॉट हैव द राइट टू वोट, ये इनका मानना था। रेडिकल्स की बात करें, विमेन्स को सपोर्ट करते थे, विमेन्स वोटिंग के लिए। और इसके अलावा दे वांटेड, देखो डिफरेंस क्या है यहां पर, दे वांटेड मेजॉरिटी वाला गवर्नमेंट, मतलब मेजॉरिटी जो लोग रहते हैं उनके हिसाब से गवर्नमेंट बने, ठीक है, सबके लिए नहीं, सबके रिलीजन के हिसाब से नहीं। और क्या है, दे अपोज प्रिविलेजेस ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड फैक्ट्री ओनर्स, स्ट्रांगली दे अपोज दैट, ठीक है। आप कह सकती हो कि यहाँ पर जो बहुत स्ट्रांग या वेल्दी लोग थे उनके खिलाफ ये बहुत अपोज कर रहे थे। और इनका थॉट सबसे अलग था, ये चाहते थे कि चेंजेस हो लेकिन स्लोली हो, ठीक है, एक ही बार में एकदम ड्रास्टिक ना हो। ओके, अब इन थॉट्स के हिसाब से, इन ग्रुप्स के हिसाब से क्या हुआ, धीरे धीरे जो डिसकंटेंट बढ़ रहा था रशिया में, जो मतलब उनके अंदर जो गुस्सा बढ़ रहा था, ठीक है, उस हिसाब से एक पार्टी फॉर्म हुई जिसका नाम पड़ा, देखो वैसे पॉलिटिकल पार्टीज इलीगल थी रशिया में टिल 1914 तक, है ना।
मतलब एग्जैक्टली क्या किया था जार ने, ये नहीं चाहता था कि भाई हम मेरे खिलाफ कोई आवाज उठे, इसलिए उसने क्या किया था, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इलीगल करके रखा था। सिर्फ उसका जो ऑफिशियल है, उसका जो प्रोविंस है या ऑफिशियल है, वही सिर्फ होंगे, बाकी कोई नहीं होना चाहिए, सब इलीगल है। और फिर भी उस दौरान भी देखो कहाँ की कब की बात हो रही है यहाँ पर, अराउंड 1898 के आसपास में, ओके, ये रशियन सोशल डेमोक्रेटिक है ना, डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर्म हुई, आरएसडीपी फॉर्म हुआ। देखो रशियन सोशल यानी सबके लिए सोच रखने वाला है ना, सबको इक्वालिटी देने वाला, चाहे फाइनेंस के मामले में हो, हर चीज के मामले में हो, ठीक है। तो इस तरह का एक डेमोक्रेटिक पार्टी एक नाम दिया गया। इसमें देखो अब दो चीजें हैं, सोशल और डेमोक्रेटिक, इसके नाम में ही देखो दो थॉट्स आ गई, आगे उसका भी विभाजन होगा, उसका भी सेपरेशन होगा। देखो was founded in 1898 by socialist who respected Karl Marx ideas। अलग अलग टाइप के थिंकर्स थे, है ना, इस चीज को लेके, और उसमें से बहुत बड़ा जो इन्फ्लुएंस इस सोसाइटी पे हुआ वो कार्ल मार्क्स का हुआ। तो कार्ल मार्क्स के आइडिया पे लेनिन ने, देखो लेनिन के लीडरशिप में अब यहाँ पर ये चीज चलेगी आगे। एज ऑब्वियसली इलीगल ऑर्गेनाइजेशन था, अगर इलीगल है तो इलीगल ही होगा, लेकिन इनके काम क्या क्या थे, ये क्या करते थे, हाइड होके छिप के क्या करते थे, न्यूज़पेपर बना देना, न्यूज़पेपर प्रिंट करते थे अपने लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, मोबिलाइज वर्कर्स को इकट्ठा करना, एक साथ यूनाइट करना, ठीक है, ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स कराना, ये सब इनका काम था। इलीगल वे में ही कर रहे थे ऑब्वियसली, जब लीगल है नहीं तो। प्लस ये तो वर्कर्स की बात हो गई, इसके अलावा पीजेंट्स का देखो, दे ऑल्सो स्ट्रगल फॉर पीजेंट्स, है ना, ये चाहते थे, ये डिमांड करते थे लैंडलॉर्ड से, ताकि पीजेंट्स को भी लैंड मिले, ये भी इनका एक्सपेक्टेशन था। तो यानी ये जो पार्टी थी बेसिकली सबके लिए काम कर रही थी, वर्कर्स और पीजेंट्स दोनों के लिए, ठीक है। अब मैंने बताया कि इसमें दो थॉट्स, मतलब सब लोग, इतनी टाइप के लोग, इतना बड़ा एम्पायर, इतने सारे थॉट्स, तो एक साथ तो रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो मतलब डिफरेंसेस आएंगे। और वो डिफरेंसेस आया कब आया, वो 1903 में, जब ये जो पार्टी है वो डिवाइड हो गई इनटू टू ग्रुप्स, एक बन गए बोल्शेविक्स और दूसरे बन गए मेंशेविक्स। वैसे वर्ड मीनिंग देखा जाए तो इसका मतलब होता है मेजॉरिटी, इसका मतलब होता है माइनॉरिटी, पर एक्चुअली कभी ये मेजॉरिटी में रहे नहीं, ये माइनॉरिटी में रहे, ठीक है, यही ज्यादा मेजॉरिटी में थे, पर ठीक है, उसकी बात नहीं करते। बोल्शेविक ग्रुप जो है, सो बेसिकली इट वाज, इनका बिलीफ ये था, बिलीव्ड इन डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट। तो यानी कि यहां पर अगर हम बात करें प्रोलेटरिएट का, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि जो वर्कर्स हैं जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उनका राज चलना चाहिए, उनका डिक्टेटरशिप होना चाहिए, है ना, मतलब ज्यादा थॉट्स या ज्यादा जो सोच होनी चाहिए वो उनकी यहां पर ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, ज्यादा डोमिनेट होनी चाहिए। तो ये चाहते थे बोल्शेविक। और मेंशेविक की अगर हम बात करें तो इनका थॉट क्या था, ये चाहते थे डेमोक्रेसी, बेसिकली दे वांटेड अ पार्टी ओपन फॉर ऑल, मतलब सबके लिए इक्वल बराबर वाला पार्टी चाहते थे ये मेंशेविक्स। और बोल्शेविक बहुत स्ट्रांगली चाहते थे कि नहीं भाई, वर्कर्स जो हैं, जो बहुत पुअर है, उनका यहां पर राज चले, और वो लीड कर रहे थे लेनिन। आगे जाके हम देखेंगे इन दोनों में आपस में, इनमें भी कुछ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, वो चीज हम देखेंगे। सबसे पहले यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो कैलेंडर है, थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूजन होता है ना, जैसे कि हमारे बुक्स में भी जैसे विमेंस डे के बारे में भी दिया हुआ है कि भाई इंटरनेशनल विमेंस डे से एसोसिएटेड डेट्स, तो हमको पता है कि वे मार्च में है और वहां पर फेब में डेट दिया हुआ है, तो इससे काफी मतलब कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। तो डेट्स के बारे में ये समझ लो कि भाई कैलेंडर जो है वो दो टाइप के होते हैं, ओके। अगर हम बात करें जो ग्लोबल लेवल पे चलते थे, वैसे दो टाइप के कैलेंडर थे, एक जूलियन कैलेंडर और दूसरा ग्रिगोरियन कैलेंडर, ठीक है। अब क्या होता है कि जो जूलियन कैलेंडर है वो रेफर किया जाता था रशिया द्वारा, ओके, और बाकी दुनिया ग्रिगोरियन कैलेंडर ऑलमोस्ट यूज कर रही थी। आज की डेट में हम ग्रिगोरियन कैलेंडर ही यूज करते हैं, ये वाला। रशिया ने भी, देखो यहां पर डेट बताया मैंने, 1 फेब 1918 के बाद उसने भी जूलियन कैलेंडर रेफर करना बंद कर दिया, और जो बाकी दुनिया रेफर कर रही है यानी ग्रिगोरियन, इसको रेफर करना शुरू कर दिया, ओके। तो यानी कि अब एक और चीज देखो, इनमें डिफरेंस कितना है जूलियन डेट्स में और ग्रिगोरियन डेट्स में। जो ग्रिगोरियन डेट्स है, यानी जो हम एग्जैक्टली रेफर करते हैं आज की डेट में, वो ग्रिगोरियन है, वो 13 डेज आगे चलता है जूलियन डेट्स की कंपैरिजन में, है ना। तो इस वजह से जो हम आगे यहां पर फेब्रुअरी रेवोल्यूशन कहेंगे, ठीक है, वो एक्चुअली क्या होगा आज की डेट के हिसाब से, अगर तुम मैच करोगे या ग्रिगोरियन के हिसाब से, तो एक्चुअली वो मार्च में मतलब कहलाएगा। और जो अक्टूबर रेवोल्यूशन है वो एक्चुअली नवंबर में हुआ था। तो ये चीज समझो कि हम या हमारा जो कैलेंडर है या जो ग्रिगोरियन है वो 13 डेज आगे चलता है जूलियंस की कंपैरिजन में, है ना। तो जूलियंस का जो भी डेट होगा उससे 13 और ऐड कर दो तो वो आपका ग्रिगोरियन बन जाता है, ओके। तो ये बात ध्यान रखना कि हम अब इसको रेफर करते हैं, रशिया भी अब इसी को रेफर करता है, ग्रिगोरियन कैलेंडर, जूलियन को छोड़ दिया गया, ओके। अब स्टार्ट करते हैं विद द कॉजेस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। सो स्टार्टिंग विद कॉजेस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, क्या कॉजेस थे जिस वजह से रेवोल्यूशन हुआ वो देख लेते हैं। तो ये जो मैं पहला पॉइंट बता रहा हूं, ये आपको टेक्स्ट बुक में शायद नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी की,
तो इस चीज को मतलब स्टार्ट करना यहीं से हमको, या यहीं से हमको समझना है कि एग्जैक्टली प्राइजेस कैसे बढ़ी, प्राइजेस बढ़ी सीधे दिए पर कैसे बढ़ी। सो एक्चुअली क्या हुआ था वहां पर, उस टाइम पे रशिया और जापान के बीच में एक वॉर हुआ था। किस टाइम की बात कर रहा हूं, 1904 से लेके 1905 के बीच में रूसो जापानीज वॉर हुआ था, जिसमें एक्चुअली जापान जीता, ठीक है, रशिया उस वॉर में हारा था। और इस वजह से मतलब काफी नुकसान हुआ, जिस वजह से रशिया में प्राइजेस, जो एसेंशियल गुड्स है, एसेंशियल कमोडिटीज है, उसकी प्राइजेस बहुत बढ़े, राइज हो गए, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, वर्कर्स डिमांडेड बेटर कंडीशन एंड राइट्स। अगर प्राइजेस बढ़े तो वहां पर दिक्कत क्या हुई कि उनकी जो वेजेस है वो, उनकी वैल्यू, समझो मनी की वैल्यू कम हो गई करीब 20%, है ना। अगर प्राइसेस बढ़ने के हिसाब से देखो तो जो सामान वो पहले ले सकते थे समझो 80 रुपए में, अब वो समझो आसपास में 100 के मिल रहा है। तो मतलब उनके कंपैरेटिवली या रिलेटिवली उनकी वेजेस कम ही हो गई, प्राइस बढ़ी तो मतलब रिलेटिव वेजेस कम हो गई, तो वो डिमांड करने लगे हाई वेजेस की, है ना, बेटर कंडीशन एंड राइट्स की। जैसे कि उनको हमने ये डिस्कस किया था कि उनको खाना पीना सही से नहीं मिल रहा है, सही से रहने का ठिकाना नहीं है ना, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है उनके एरिया में, तो ये सारी दिक्कत थी। सोने के लिए वो डॉर्मेंट्री में सो रहे थे विदाउट फैमिली, फैमिली के बिना रह के वहां पे वैसे कंडीशंस थे। और इसके अलावा वर्किंग आवर्स भी, है ना, 10 से लेके 12 घंटे, उससे भी ज्यादा वर्किंग आवर्स थे। तो ये सब चीजें, ये जो मिजरेबल कंडीशंस थे वर्कर के, वो चाहते थे कि वो सब चीज हटाई जाए और एक बेटर कंडीशन प्रोवाइड किया जाए। तो ये सारी चीजें सवाल मतलब उठने लगे। इसके बाद और एक चीज क्या हो गई, देखो 4 मेंबर्स, जब ये सारे सवाल उठे तो क्या किया गया, 4 मेंबर्स ऑफ असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, ठीक है, एक ये ग्रुप था रशियन वर्कर्स का, एक असेंबली था, उसमें से 4 मेंबर्स को डिसमिस कर दिया गया। कहां पर, एट पुतिलो आयरन वर्क्स, ठीक है। तो यानी कि ये समझो कि एक ऐसा बड़ा कोई फैक्ट्री होगा जहां पर एग्जैक्टली क्या किया गया, 4 मेंबर्स को, 4 बड़े मेंबर्स को, वर्कर्स के जो समझो कि लीडर्स हो सकते थे, उनको क्या किया गया, डिसमिस कर दिया गया, क्योंकि वो डिमांड कर रहे थे। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, ओवर नेक्स्ट फ्यू डेज, यहां देख सकते हो, ओवर नेक्स्ट फ्यू डेज ओवर 1,10,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट टू स्ट्राइक, है ना। करीब 1 लाख से ज्यादा, 1,10,000 के आसपास में वर्कर्स, आप जिसको सेंट पीटर्सबर्ग या फिर पेट्रोग्राड नाम दिया बाद में, वहां पर वो लोग स्ट्राइक पे उतरे। और एग्जैक्टली क्या हुआ, दे वर डिमांडिंग इन वर्किंग डे टू 8 आवर, जो इतना लंबा टाइम था उनका वर्किंग का, उसको 8 घंटे की वो लोग बात कर रहे थे। एंड इंक्रीज इन वेजेस, उनको जो वेजेस है उसमें भी उनको बढ़ोतरी चाहिए थी, बिकॉज एग्जैक्टली प्राइस जो है वो बढ़े हुए थे कमोडिटीज के। एंड इंप्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन, जो उनका डिमांड था वो उस पर कायम रहे, और बहुत सारे वर्कर्स इस बार उमड़े हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं और क्या चीजें हुई इसके बाद। व्हेन पोजीशन ऑफ वर्कर्स लेड बाय फादर गैपॉन, ठीक है, तो ये मान लो लीडर थे फादर गैपॉन, इनके अगुवाई में एग्जैक्टली जब ये पूरा पोजीशन, यानी जो पूरा पोजीशन यानी प्रोसेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो एग्जैक्टली जो इनका पूरा प्रदर्शन कह सकते हो आप, ये लोग जब निकले कहां पर, विंटर पैलेस, है ना, जहां पर एग्जैक्टली अब समझो असेंबलीज होती थी वहां पर, है ना, गवर्नमेंट की या जार की, वहां पर ये लोग निकले। इट वाज अटैक्ड बाय पुलिस, है ना। अब जार के ऑर्डर्स पे पुलिस ने क्या कर दिया, इन पे अटैक कर दिया, और अराउंड 100 वर्कर्स वेर किल्ड एंड 300 वेर वाउंडेड, ठीक है, यानी क्या, है ना, जख्मी हो गए 300 और 100 के आसपास में लोग मारे गए इसके अंदर। दिस इंसिडेंस इज कॉल्ड ब्लडी संडे। आ सकता है भाई सवाल, कॉजेस ऑफ रेवोल्यूशन कहो या फिर ब्लडी संडे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होंगी क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इंसिडेंस इज कॉल्ड ब्लडी संडे, ओके। इट स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट। अब ब्लडी संडे मतलब बहुत बुरा दिन माना जाने लगा, है ना, इतने लोग मारे गए, मतलब जख्मी हुए, ओके। तो इसके बाद बहुत सारे आवाज उठने लगी, बहुत सारी ग्रुप्स यूनाइट होने लगी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सब ने अपना अपना यूनियन बना लिया, है ना, और सब जो है अब आवाज उठाने लगे, जिससे कि ऑब्वियसली जार पे प्रेशर आने लगा, ठीक है। एंड इस जो भी सीरीज ऑफ इवेंट्स है, इसको क्या नाम मिला, 1905 रेवोल्यूशन। वैसे ये एग्जैक्टली रेवोल्यूशन नहीं है, रेवोल्यूशन में आगे देखेंगे, पर ये यहीं समझो कि स्टार्ट हो गया था रेवोल्यूशन की, एक्चुअल जो शुरुआत है वो यहीं से हो गई थी, ठीक है। और एग्जैक्टली इसकी वजह से क्या हुआ कि मैंने बताया जार पे जो है प्रेशर आया, और जिस वजह से जार ने थोड़ा सा समझा, मतलब एग्जैक्टली वो कंसेशन देने का सोचा, और एक अक्टूबर मैनिफेस्टो जारी किया जार ने। और इस मैनिफेस्टो में क्या कहा गया था कि ठीक है, हम क्या करेंगे, एक ऐसी पार्लियामेंट्री जो हाउस है वैसे हम बनाएंगे, और एग्जैक्टली इसी के ऊपर, इस अक्टूबर मैनिफेस्टो के हिसाब से देखो आगे डूमा फॉर्म किया गया। सो व्हाट इज डूमा, जार फॉर्म डूमा। डूमा क्या है, देखो इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, यानी कि एग्जैक्टली ऐसा, मतलब जार, मतलब देखा जाए तो ऐसा नहीं कि वो एग्जैक्टली उसको समझ आ गया, बुद्धि खुल गई, ऐसा नहीं है, सिर्फ डर के मारे, लोगों के डर के मारे ये ड्यूमा फॉर्म कर दिया गया। अब इसके बाद क्या हुआ, ऑल वर्कर्स एंड अदर यूनियंस वेर डिक्लेयर्ड इलीगल, है ना, डर के मारे अब क्या किया, ड्यूमा फॉर्म कर दिया,
और वर्कर्स और दूसरे यूनियन जो हो सकते हैं उन सबको, बाकी सबको क्या कर दिया, इलीगल जो है घोषित कर दिया गया, ताकि अब कोई आवाज ना उठे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अब ड्यूमा उसको लगा कि यार यहां पर इसी में आवाज उठने लगी है, तो फिर उसने बहुत जल्दी अराउंड 75 डेज के अंदर ही, देखो यहां पर 75 डेज के अंदर ही जो पहला ड्यूमा था उसको डिसमिस कर दिया और अगला ड्यूमा रीइलेक्ट किया, ठीक है। और उसके बाद 3 महीने के विदिन नेक्स्ट ड्यूमा जो है वो बना दिया गया। अब ये कोशिश थी इसके अंदर जार की कि क्या करेंगे हम, मतलब मैं अपने हिसाब से अगर इलेक्शंस करूंगा और मेरे ऊपर कोई आवाज नहीं उठनी चाहिए बेसिकली, तो जार नहीं चाहता था कि उसके ऊपर कोई डोमिनेट करे, है ना। और सेकंड ड्यूमा को भी यहाँ पर डिसमिस किया गया और उसके बाद तीसरा ड्यूमा फॉर्म किया गया, ठीक है। और इसके अंदर जार ने खास ख्याल रखा कि मेरे को ऐसे लोगों की जरूरत है जो मेरे ऊपर आवाज बिल्कुल ना उठाए। और ऑब्वियसली उसमें कौन थे, जो सबसे शांत, लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव में सबसे शांत कौन थे, जो स्लो चेंज चाहते थे, ऑब्वियसली कंजर्वेटिव। इसके लिए यहाँ पर कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को उसने अपने तीसरे ड्यूमा में एग्जैक्टली ऐड किया, ठीक है। तो बेसिकली जार जो है वो थोड़ा डर चुका था वर्कर्स से और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से, और वो यहाँ पर स्टेप्स पे स्टेप्स लिए जा रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब स्टार्ट हुआ हमारा एक्चुअल रिवोल्यूशन, तो यानी कि जो हमारा रशियन रिवोल्यूशन जिसका मेन जो फेजेस है वो यहाँ पर है, और ये भी एक्चुअली 2 फेजेस में हुए थे, ठीक है। पहला फेज को हम फेब्रुअरी रेवोल्यूशन कहते हैं और सेकंड फेज को क्या कहते हैं, अक्टूबर रेवोल्यूशन। तो देखते हैं पहले एग्जैक्टली क्या फेब्रुअरी रेवोल्यूशन में क्या हुआ। तो एग्जैक्टली हुआ ये था कि 1914 के आते आते शुरू हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और ये किसके बीच में लड़ा गया था, देखो GAT यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, ये एक साइड में थे, और वर्सेस दूसरी साइड में कौन था, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। तो ऑब्वियसली यहां पर देखा जाए तो एक साइड में जर्मनी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था और अगली साइड में ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया ऑब्वियसली तीनों है, ठीक है। तो रशिया भी इसमें इन्वॉल्व है, आप देख सकते हो। तो एग्जैक्टली क्या हुआ यहां पर, फेज 1 जो रेवोल्यूशन का हम कहते हैं फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, उसमें वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया है। और उसकी वजह से क्या दिक्कत आ रही है, देखो डेथ्स, रशियन का डेथ्स हुआ, कितने रशियंस का, ओवर 20 लाख सोल्जर्स, 20 लाख के आसपास सोल्जर्स जो है मारे गए, 80 लाख के आसपास सिविलियंस मारे गए, रशियंस की हम अगर हम सिर्फ बात करें, ठीक है। अब इसकी वजह से टिल 1917 तक आते आते क्या हुआ, देखो इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो गई, फूड शॉर्टेज शुरू हो गया। क्यों फूड शॉर्टेज शुरू हुआ, क्योंकि एग्जैक्टली जो जर्मन्स है वो थोड़े स्ट्रांग पड़ रहे थे, वो रिट्रीट कर रहे थे रशियंस के अंदर, मतलब इनके लैंड के अंदर आ रहे थे। तो रशियंस ने क्या किया, अपनी ही बिल्डिंग्स को, अपने ही क्रॉप्स को डैमेज किया, डिस्ट्रॉय किया, ताकि जर्मन्स जो है वो उससे मतलब जी ना पाए, वहां पर ऐसे कंडीशंस फॉर्म कर दें। अब इसकी वजह से क्या दिक्कत आ रही है, इसकी वजह से ऑब्वियसली फूड शॉर्टेज हो गया, बहुत मतलब बहुत ज्यादा ही दिक्कत आने लगी, और सोल्जर्स को खाना पहुंचाना और कमोडिटीज पहुंचाना जरूरी था, क्योंकि बाहर से जो एक्सपोर्ट मतलब जो इंपोर्ट है वो बंद हो चुका है। तो ऑब्वियसली सोल्जर्स को सब चीजें पहुंचानी जरूरी है, खाना पहुंचाना जरूरी है, जिससे क्या हुआ, जो फूड है उसका शॉर्टेज हो गया सिविलियंस के बीच में। और सोल्जर्स भी अब बहुत मतलब निराश हो गए, वो नहीं चाहते थे इस तरह का वॉर, सिविलियंस को भी फूड शॉर्टेज हो रही है। तो इन सब कंडीशंस की वजह से पब्लिक प्रोटेस्ट शुरू हो गया, और अराउंड 50,000 वर्कर्स एंड सोल्जर्स स्ट्राइक्ड इन पेट्रोग्राड। ऑब्वियसली इसको हमने क्या नाम बोला है, दिस इज आल्सो कॉल्ड सेंट पीटर्सबर्ग। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर इसको पेट्रोग्राड नाम क्यों दे दिया गया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नाम है, तो वो चीज को चेंज करके यहां पर पेट्रोग्राड कर दिया गया, जर्मनी से इनकी लड़ाई है। और एक दिक्कत और यहां पर देखो क्या हुआ एग्जैक्टली, कि ये लोग जर्मन्स के अगेंस्ट में फाइट कर रहे हैं, और जो यहां पर जरीना थी, जार की जो वाइफ थी अलेक्जेंड्रा, है ना, वो उनका भी ओरिजिन जर्मन था। तो इस वजह से लोगों में और ज्यादा टेंशन था, या और ज्यादा उनको मतलब गुस्सा था, है ना। और प्लस मैंने बताया था रास्पुतीन जो इनके एडवाइजर थे, है ना, जो मॉन्क थे, वो भी पसंद नहीं थे लोगों को, ठीक है। तो इन सब वजहों से क्या हुआ कि लोगों के अंदर बहुत सारा मतलब गुस्सा था, ऑब्वियसली बहुत डेथ्स हुई, फूड शॉर्टेज, बहुत सारी चीजें हो गई। तो इन सब के बीच में जब 50,000 के अराउंड में वर्कर और सोल्जर ने स्ट्राइक किया, तो उस स्ट्राइक में ऑब्वियसली जो मिलिट्री के जो जनरल थे वो लोगों ने क्या किया, जार को एडवाइस किया कि भैया अब आप निकल जाइए, नहीं तो फिर आपसे मतलब बहुत गड़बड़ हो सकता है। तो जार ने क्या किया, एब्डिकेट कर दिया, यानी क्या, अपना पद छोड़ दिया, यानी यहां पर खत्म हो गया रोमनो डायनेस्टी। और ये डेट क्या था, 2 मार्च, याद रखना, 2 मार्च 1917 में, ठीक है। यहां पर एग्जैक्टली जार ने एब्डिकेट कर दिया, यानी कि जार का रूल तो खत्म। अब ये तो रेवोल्यूशन खत्म हो गया, इसके बाद क्या आना चाहिए, देखो इसमें एक और पार्ट है, सेकंड फेज ऑफ द रेवोल्यूशन, जिसको अक्टूबर रेवोल्यूशन कहा जाता है। जार से तो छुटकारा मिल गया, आगे की चीज तो देखो अभी। तो यहां पर जो ड्यूमा था, लास्ट वाला जो ड्यूमा था, उसने पावर ले लिया, और यहां पर क्या फॉर्म हो गया, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म हो गया, जो प्रोविजनल मतलब टेम्पररी टाइप ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म हो गया। और जो एग्जैक्टली जिसमें कौन थे, मेंशविक्स, याद होगा आपको, जो हमारा मतलब प्रोटेस्टेंट्स थे वो 2 टाइप में, है ना, जो एग्जैक्टली प्रोटेस्ट कर रहे थे इस जार को, वो 2 टाइप में डिवाइड हो गए थे, है ना। जो हमारा
रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, एक बोल्शविक है ना जो लेनिन के अंडर में था, और एक मेंशविक। तो जो मेंशविक था ना, वो मेंशविक एग्जैक्टली यहां पर समझो उन्होंने यहां पर गवर्नमेंट फॉर्म करी, क्योंकि थोड़ी उनकी मेजोरिटी ज्यादा थी, थोड़ा उनका पावर ज्यादा था। अब इसकी वजह से क्या हुआ देखो, मेंशविक ने वैसे वादा किया था कि हम इलेक्शन हेल्ड करेंगे, पर यहां पर देखो क्या दिक्कत आ रही है, कोई इलेक्शन नहीं हो रहे, और उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 से विड्रॉ भी नहीं किया। वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से समझो कि जो जार है वो इमीडिएटली उसी वजह से निकल गए, क्योंकि लोगों का मानना था कि हम वर्ल्ड वॉर 1 से बाहर निकल जाए। पहले तो वो जार को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन बाद में जब इतनी दिक्कत होने लगी तो लोगों ने चाहा कि बाहर निकल जाए, पर जार ने ऐसा नहीं किया, जिस वजह से जार को जाना पड़ा। अब यहां पर क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है प्रोविजनल, वो भी विड्रॉ नहीं कर रही वर्ल्ड वॉर 1 से, जिसकी वजह से और दिक्कतें बढ़ती जा रही है। अब इस बीच मतलब लोगों के बीच में डिसकंटेंट पैदा हो रहा है इनके खिलाफ भी, इस प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ भी जो मेंशविक्स थे, ठीक है। अब बोल्शविक्स ने डिमांड शुरू किया। उन्होंने क्या डिमांड किया कि आपने रिफॉर्मेशन की बात करी थी, वर्कर्स की अच्छाई की बात करी थी, पीजेंट्स की अच्छाई की बात करी थी, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है, आपको तुरंत रिफॉर्मेशन लाना चाहिए और वर्ल्ड वॉर 1 से भी विड्रॉ करना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और इस बोल्शविक के इस डिमांड के टाइम पे जो मेन लीडर थे उस टाइम पे वो लियोन ट्रॉट्स्की थे, ठीक है, बोल्शविक के लीडर। और जो गवर्नमेंट में थे मेंशविक, उनके लीडर थे केरेंस्की। याद रखना, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट था उनके लीडर थे, यानी मेंशविक के लीडर थे केरेंस्की, और अभी जो अपोज कर रहे हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट को उनके गलत नीतियों के खिलाफ, वो कौन है, उनके लीडर कौन है, लियोन ट्रॉट्स्की। अब इसमें ऑब्वियसली हमको पता है कि बोल्शविक के टाइम पे तो भाई उसमें उसके अंदर लेनिन थे, वो कहां है। तो एक्चुअली क्या हुआ देखो, इसके बाद एक पॉइंट आएगा, गवर्नमेंट बैन्स बोल्शविक्स एंड अरेस्ट लीडर। तो क्या हुआ कि बोल्शविक जो है वो इस प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठा रही है, इसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, उनको बैन कर दिया। अब इसी दौरान में समझो कि जो लेनिन है उनको बाहर, समझो कि देश से बाहर निकाल दिया गया, कुछ समय के लिए एग्जाइल कर दिया गया लेनिन जो है वो। अब इसके बाद देखो एग्जैक्टली वो पॉइंट आएगा जब लेनिन भी रिटर्न आएंगे विथ असिस्टेंस ऑफ आर्मी एंड रेड गार्ड्स, मतलब सोल्जर्स जो है वो सपोर्ट कर रहे थे बोल्शविक्स को अब इस बार, ठीक है। तो और वो मतलब स्पेशल जो फोर्सेस थे उनको रेड गार्ड्स नाम दिया गया, ओके। तो उनके असिस्टेंस के साथ, आर्मी के साथ में बोल्शविक ने जो है अब गवर्नमेंट है ना उस पर प्रेशर डाला, और उनको मतलब उनके जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेस थे मॉस्को में और सेंट पीटर्सबर्ग में जो भी ऑफिसेस थे उस पर अपना कब्जा कर लिया, और गवर्नमेंट को, यानी जो प्रोविजनल गवर्नमेंट मेंशविक्स की थी उनको हटा दिया, और बोल्शविक का गवर्नमेंट यहाँ पर फॉर्म हो गया। और लेनिन जो है वो उनके एग्जाइल से, यानी कि जो उनको निकाला गया था उसके बाद वो वापस आए, और लोगों का उनके स्पीच का लोगों के ऊपर बहुत प्रभाव था, है ना, बहुत ही पावरफुल स्पीच देते थे। तो लेनिन को जो है मतलब मौका मिल गया, और एग्जैक्टली उन्होंने अपना मेजर रोल निभाया किसमें, सोवियत फॉर्म करने में। सोवियत यानी वर्कर्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूनियन है, वो यहाँ पर प्रॉपर फॉर्म हुआ। ये लोगों का चाहत भी यही था, है ना। क्या चाहते थे बोल्शविक्स कि एग्जैक्टली जो है डिक्टेटरशिप आए, पर किसकी आए, वर्कर्स की यहाँ पर ताकत बढ़े, है ना। और वही चीज यहाँ पर सोवियत फॉर्म हो गया, और इस रेवोल्यूशन को क्या कहते हैं, ब्लडलेस रेवोल्यूशन, क्योंकि इसके अंदर कोई भी खून नहीं बहा, है ना। दिस इज कॉल्ड ब्लडलेस रेवोल्यूशन। और इसी के साथ हमारा रेवोल्यूशन वाला पार्ट तो हो जाता है, पर अब क्या हो गया कि आपको पता ही रशिया कितना बड़ा है, तो इसके अंदर कुछ जो एग्जैक्टली कंजर्वेटिव्स थे, है ना, और जो दूसरे लोग थे जो अब इनको भी अपोज करेंगे। तो यानी अब सिविलियंस जो है अब इस बोल्शविक वाली जो गवर्नमेंट है इसको भी अपोज करेंगे, और उस अपोजिशन से जो सिविल वॉर बनेगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। रेवोल्यूशन के बाद यानी अब जार चला गया है, और एग्जैक्टली जो मेंशविक्स का जो गवर्नमेंट था या प्रोविजनल गवर्नमेंट वो हट गया है। अब एग्जैक्टली किसका यहां पर सरकार है, बोल्शविक्स का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद द, अब यहां पर एक और पार्ट बचा हुआ है सिविल वॉर, ठीक है, जो एग्जैक्टली रशिया में हुआ जब बोल्शविक्स जो है वो अपने सत्ता में थे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं एग्जैक्टली बोल्शविक का जो गवर्नमेंट था, बोल्शविक पार्टी थी, वो उसको आगे जाके नाम दे दिया गया रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। और इनके ऑब्वियसली आपको पता होगा जो रेड आर्मी है वो इनके साथ थी, तो इसके लिए इनका नाम जो है अब इनको हम रेड्स कहा करेंगे, ठीक है। तो ये रेड्स जो गवर्नमेंट में है एग्जैक्टली इनको अपोज करने वाले, जैसा कि हमने यहां पढ़ा या हमको पता है कि रशिया इतना बड़ा यहां पर एम्पायर है या इतना बड़ा रीजन है जहां पर बहुत सारी थॉट्स थी। तो अब देखो थॉट्स आपस में क्लैश भी होने लगी। क्या हुआ देखो, रेड्स वर्सेस ग्रीन्स वर्सेस व्हाइट, यानी कि यहां पर रेड्स भी हैं, अब ग्रीन्स भी आ गए, व्हाइट्स भी आ गए। क्या है भाई ग्रीन्स और व्हाइट्स, देख लो। रेड्स तो मतलब भाई हमारा एग्जैक्ट जो रशिया का जो सरकार बन चुका था बोल्शविक, जिसके अंदर लेनिन थे, ठीक है। अब उनसे लड़ने के लिए वहां पे जो लोग थे उसमें उनमें भी काफी फूट हो गई, जिस वजह से कुछ लोग थे जो सोशलिस्ट थॉट थे पर उनका जो व्यू था थोड़ा
इनसे डिफरेंट था, उसके लिए वो लोग ग्रीन्स मतलब एक अलग अपोजिशन फॉर्म कर लिए। और व्हाइट्स किसको कहा जाने लगा? जो प्रो जारिस्ट थे, यानी जो जारिस्ट या फिर कह सकते हो आपकी जो सपोर्ट करते थे, जो चर्च वाले है ना, और जो एरिस्टोक्रेट्स थे, ये लोग इसके अंदर आएंगे। जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे है ना, जो फैक्ट्री ओनर्स थे, वो लोग व्हाइट्स में आएंगे, जो एग्जैक्टली चाहते नहीं थे कि भाई इस टाइप की सोशलिस्ट टाइप की या इस टाइप की सरकार आए। तो यहां पर ऐसे 3 ग्रुप्स फॉर्म हो गए, एक तो एग्जैक्ट गवर्नमेंट है और उनको अपोज करने वाले ये लोग, ठीक है। तो अब देखा जाए तो देखो इनका बहुत बड़ा मतलब रशिया का एक बहुत बड़ा आबादी था जो एग्जैक्टली गवर्नमेंट को अपोज कर रहा था, इसलिए इसको सिविल वॉर कहा जाता है ना, सिविलियंस का सरकार के खिलाफ जो एक आवाज है ना, वो उठा यहाँ पर। उससे पहले हम यहाँ पर थोड़ा बेसिक समझ ले क्यों एग्जैक्टली क्या रीजन हुआ जिससे कि ये और ज्यादा इंटेंस हो गया। रशियन कम्युनिस्ट पार्टी यानी जो बोल्शेविक की जो गवर्नमेंट है ना, जो रशिया पर अब एग्जैक्टली गवर्नमेंट है, उन्होंने अब यहां पर लेनिन ने क्या किया, इलेक्शंस हेल्ड किए, है ना। उन्होंने चाहा था कि हाँ भाई इलेक्शंस हो, वोटिंग हो, इलेक्शंस हेल्ड किए। इलेक्शंस में क्या हुआ, इनको मेजोरिटी नहीं मिली। ओके, ऐसा काफी टाइम आप देखोगे, मतलब हिटलर के टाइम पे भी जर्मनी में भी यही ऑलमोस्ट यही चीज होती है कि इलेक्शंस होंगे और मेजोरिटी नहीं मिली। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट यही है ना, इलेक्शंस किए लोगों ने लेकिन मेजोरिटी नहीं मिली। लेनिन ने क्या किया, जो असेंबली थी है ना, जो समझो कि जो इलेक्शन हेल्ड करे, उस असेंबली को ही क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, डिसमिस कर दिया, ठीक है। 1918 की बात है ना, जो हमारा अक्टूबर रेवोल्यूशन, फेब रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद का जो पीरियड है उसकी बात हो रही है। ओके, तो इसमें रशिया जो है वो क्या बन गया, देखो अब लेनिन ने क्या किया है, सब ये सब इलेक्शन वाला सिस्टम ये हटा दिया, या फिर जो असेंबली है उसमें उसको खत्म कर दिया, और यहां पर रशिया बिकेम द फर्स्ट पार्टी या सॉरी द वन पार्टी स्टेट। मतलब क्या, जैसे आपको पता होगा हमारी इंडिया में अलग अलग पार्टीज है, कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है, बहुत सारी पार्टीज है, वैसे वहां पर सिर्फ एक पार्टी रहेगी, वन पार्टी स्टेट बना दिया गया, और उसके अंदर ही मतलब आपस में अंदर ही इलेक्शन हो सकते, वैसे पार्टी एक ही रहेगी। ओके, इसके बाद ट्रेड यूनियंस वेर केप्ट अंडर कंट्रोल। जो ट्रेड यूनियंस थे, जो एक्चुअल बिकॉज ये वर्कर्स की पार्टी कही जाती थी, तो ट्रेड यूनियंस को इनके कंट्रोल में रखा गया था। सीक्रेट पुलिस थे उनके खुद के, जो एग्जैक्टली क्या करते थे, दे पनिश्ड हु क्रिटिसाइज बोल्शेविक्स। तो यानी कि जो इनके सरकार को अपोज करते थे है ना, क्रिटिसाइज करते थे, उनको सीक्रेट पुलिस थी इनकी जो उनके खिलाफ उनको पनिश करती थी। ओके, इसके बाद और देखो क्या हुआ है, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। जब बात हुई लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन की, इस बोल्शेविक सरकार ने बोला कि जो लैंड है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है लैंड ओनर्स के पास, लैंडलॉर्ड्स के पास बड़े बड़े, तो इसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और फैमिलीज के नीड के हिसाब से है ना, बड़ी फैमिली है तो उसके हिसाब से उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अब एग्जैक्टली उसमें क्या होने लगा, जो रशियन आर्मी के अंदर जो मतलब आर्मी जो है वीक होने लगी। क्यों वीक होने लगी, जो रशियन सोल्जर्स थे जो पीजेंट फैमिली से आते थे, वो लोग जाने लगे अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हो रहा है तो ऑब्वियसली वो लोग भी जाएंगे उस चीज के लिए, तो इस वजह से वो थोड़ा वीक होने लगे। अब इनसे क्लैश हो रहा है ना, जो इनके क्रिटिसाइजर्स है ना, जैसे व्हाइट्स हो गए, ग्रीन्स हो गए, अब इनमें क्लैश हो रहा है आपस में, समझो फाइट्स हो रही है। इनका भी अपना मिलिशियाज है या फिर मिलिट्री है जो उनसे लड़ रहा है, और जिससे बहुत सारी देखो अराउंड 20 to 30 लाख कैजुअलिटीज है ना, इतनी समझो कि डेथ और आप मतलब जख्मी लोगों को मिला दो, तो इस सिविल वॉर में इतना जो है, इतने लोगों को मतलब तकलीफ हुई, इतनी कैजुअलिटीज आई। ये पीरियड कब का है, अब जब वो बताया जा रहा है 1918 से 1919 के बीच में, ठीक है। एग्जैक्टली क्या हुआ, दे कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द एम्पायर। किसकी बात हो रही है, ग्रीन्स और व्हाइट्स। ग्रीन्स में क्या है, वो रेवोल्यूशनरीज ही हैं जो थोड़ा सोच अलग रखते हैं उन सोशलिस्ट से, बोल्शेविक से। और व्हाइट्स कौन है, जो एग्जैक्टली समझो कि अमीर लोग हैं, जो जार के रूल में खुश थे, या फिर जब हमने 3 डिविजन्स किए थे, रेडिकल और लिबरल्स और एक और थे कंजर्वेटिव्स, तो ये जो कंजर्वेटिव्स है ऑलमोस्ट व्हाइट्स में थे। और देखो यहाँ पर व्हाइट्स को सपोर्ट और किसका मिला हुआ था, जो बोल्शेविक से के थॉट को मतलब या सोशलिज्म को जो मतलब जो कंट्रीज अपोज करती थी, ठीक है, उनमें कौन सी कंट्रीज है, देखो फ्रांस है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, जापान है, ऐसी कंट्रीज जो है वो एग्जैक्टली इनको सपोर्ट कर रही है जो प्रोटेस्टर्स है यहाँ पर, है ना, यानी गवर्नमेंट के खिलाफ। बिकॉज ये कंट्रीज नहीं चाहती थी कि रशिया में जो है वो सोशलिस्ट सरकार आए, ठीक है, क्योंकि कैपिटलिस्ट इनको लगता था कि भाई कैपिटलिस्ट जो फॉर्म ऑफ इकोनॉमी होती है वो अच्छा होता है कॉम्पिटिशन्स के लिए, तो ये नहीं चाहते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, ये लोग फाइट किए, उसी को हम सिविल वॉर बोलते हैं, जो यहाँ पे मैक्सिमम लोग ही हैं, तो अगर सिविलियंस फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड सिविल वॉर, ठीक है। इट लेड टू किलिंग, इसमें बहुत सारी किलिंग हुई, लूट है ना, यानी कि चोरी है ना, बैंडिटरी, डकैती, और फेमाइन, यानी कि इसमें इस दौरान एक मतलब कह सकते हो अकाल भी पड़ा, खाने पीने की कमी भी हुई। ओके, सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन व्हाइट्स, मैंने बताया व्हाइट्स के अंदर जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे है ना, जो फैक्ट्री ओनर्स थे वो लोग थे, तो वो लोग क्या करने लगे, दे टुक हार्श स्टेप्स विथ पीजेंट्स
who had seized their lands, मतलब जो पीजेंट, जो छोटे छोटे फार्मर्स थे जिन्होंने इनकी लैंड जो है ले ली थी, जो क्योंकि लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ था तो उनके अंदर गुस्सा था व्हाइट्स के अंदर, और इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत ही हार्ड स्टेप्स लिए, समझो कि आपस में एक दूसरे के मर्डर्स किए एंड ऑल, ठीक है। हेंस दे गेन्ड हेट्रेड, और इस वजह से अब क्या होने लगा, जो लोग हैं, जो गरीब हैं, जो वर्कर हैं, पीजेंट्स हैं, वो लोग किसको हेट करने लगे, व्हाइट्स को। ऑलमोस्ट कहो तो वो इनडायरेक्टली मतलब ये हुआ कि वो सरकार को अब सपोर्ट करने लगे इस वजह से, ठीक है। और ऑलमोस्ट इस सिविल वॉर के बाद देखो, सिविल वॉर में अब देखा जाए तो सपोर्ट ज्यादा किसको, जो पब्लिक है, आम आदमी है, उसका सपोर्ट अब ज्यादा कहां जाने लगा, बोल्शेविक की तरफ, ठीक है। और इनको, और जो नॉन रशियन नेशनैलिटीज था और जो मुस्लिम्स थे उनका सपोर्ट मिला बोल्शेविक्स को, यानी जो एक्चुअल गवर्नमेंट थी उस टाइम पे उनको, लेनिन की सरकार को, ठीक है। और बोल्शेविक्स वे एबल टू फॉर्म सोवियत यूनियन, और फिर इसी बीच, इस सिविल वॉर के बाद कहो तो यहां पर क्या हो गया, सोवियत यूनियन, यानी कि जो रशिया का एक्चुअल रूप है, जिसको हम आज यूएसएसआर कहते हैं, जो अभी भी मतलब उसका डिवीजन हुआ है, लेकिन फिलहाल जब ये फॉर्म हुआ तो ये अलग अलग स्टेट्स को मिला के एक पूरा यूएसएसआर फॉर्म किया गया, जिसको फुल फॉर्म क्या है इसका, यूनियन सोवियत सोशल रिपब्लिक, ठीक है। तो यहां पर ये इस रिपब्लिक का फॉर्मेशन हुआ, अलग अलग स्टेट्स बने जिनको अपना अपना पॉलिटिकल अथॉरिटीज दिया गया, ठीक है। और ये फॉर्म कब हुआ, दिसंबर 1922 में, ओके। अब यहां पर इसके अंदर मतलब पॉलिसीज क्या क्या थी गवर्नमेंट की, इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वेयर नेशनलाइज्ड, ठीक है, मतलब सब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो गई, इंडस्ट्री हो या फिर बैंक्स हो। कलेक्टिव फार्म सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस, कलेक्टिव फार्म को क्या कहा जाता है, देखो यहां पर मैंने बताया है, मतलब जर्मन मतलब सॉरी जो रशियन टर्म में इसको कोलखोज कहा जाता है, यानी कलेक्टिव फार्म। ये वाला इसका मतलब क्या है कि ऐसे एक एक फार्म एक एक फार्मर्स का नहीं होगा, बहुत सारे फार्म सब सरकार की होंगी, और ये कलेक्टिव वे में क्या किया जाएगा, कुछ फार्मर्स की ग्रुप को दिया जाएगा, है ना। यानी एक बड़ा सा फार्म का लैंड कुछ फार्मर्स को दिया जाएगा, मान लो 10 या 20 फार्मर्स को, और उनको उस पर मतलब खेती करनी है, और जो भी उसका रिटर्न या प्रॉफिट आएगा वो सब में आपस में डिवाइड हो जाएगा। यही मतलब दिस इज सोशलिज्म का बेसिक आइडिया, यही है, राइट। तो ये सिस्टम यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया जब यूएसएसआर फॉर्म हो गया। इसमें सबसे खास बात क्या हुई, देखो 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, और यहां पर क्या था इसका मतलब, देखो ये जो आइडिया है ना, इंडिया ने अडॉप्ट किया है रशिया से इस 5 ईयर प्लान वाले सिस्टम को। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट जो है अपने ऑफिशियल्स को टारगेट सेट करती है कि भाई हमको 5 साल में ये चीज़ अचीव करनी है, ये डेवलपमेंट लाना है, ऐसे करके 5 ईयर प्लान जो है वो बनाए जाते हैं, और वो चीज़ यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी गई, जिससे एग्जैक्टली जो है यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुआ रशिया के अंदर। ये बात आप ध्यान रखिए, ओके। एंड कमिंग टू, अगर यहाँ पर हम देखें यूएसएसआर फॉर्म हो गया, 5 ईयर प्लान आ गया, डेवलपमेंट भी शुरू हो गया, इस बीच एक इंसिडेंस अब यहाँ पर और हुआ। व्हाट इज दैट, लेनिन जो है उनकी डेथ के बाद जोसेफ स्टालिन, मैंने बताया था एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जोसेफ स्टालिन, तो इन्होंने ये सत्ता में आ गए, या फिर कहो तो इनके मतलब अंडर जो है अब रशिया जो है। अब इसमें क्या हो रहा है, स्टालिन का एक नया पॉलिसी स्टालिन ने इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज कलेक्टिवाइजेशन। व्हाट इज कलेक्टिवाइजेशन, ऑलमोस्ट वही चीज है जो वहां पर हम देख रहे हैं, कलेक्टिव फार्म वाला सिस्टम। और इस कलेक्टिवाइजेशन में थोड़ी इनकी पॉलिसी थोड़ी हार्श थी। देखो क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, 1927-28 में बहुत बड़ा मतलब ग्रेन का प्रॉब्लम जो है वहां से स्टार्ट हो गया, मतलब फूड ग्रेन्स की कमी आने लगी। क्यों आने लगी, क्या हुआ था, मोस्ट पीजेंट्स अपोज कलेक्टिवाइजेशन एंड डिस्ट्रॉयड देयर लाइवस्टॉक। क्या हो रहा है कि एग्जैक्टली जो स्टालिन ने कलेक्टिव फार्म वाला सिस्टम लगाया, उसमें क्या किया, सबकी लैंड ले ली गई और सबको अब ग्रुप में, है ना, जैसे कोऑपरेटिव वे में, मैंने जैसे बताया अभी 20 फार्मर्स को एक लैंड दे दिया गया और उस पर उनको खेती करनी है, ठीक है, और जो भी रिटर्न्स आएगा उनको दे दिया, मतलब आपस में बांट दिया जाएगा। पर इसमें सभी फार्मर्स जो है वो रेडी नहीं थे, है ना, काफी फार्मर्स इस चीज को अपोज कर रहे थे, उनको नहीं चाहते थे, और जो बड़े फार्मर्स थे जिनके पास अच्छा खासा लैंड है वो लोग भी इस चीज को अपोज कर रहे थे, जिस वजह से वो लोगों ने क्या किया, उन्होंने अपने लाइव स्टॉक्स यानी गाय भैंस जो भी है उनको मतलब खत्म, डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी मार दिए समझो। तो इस वजह से लाइव स्टॉक का जो नंबर है या कहो तो उनका पॉपुलेशन काफी 1/3 हो गया था उसके उस इंसिडेंट्स के बाद, ठीक है। और ये सब कुछ के बीच में एग्जैक्टली क्या हुआ, 1929 और 1930s में एक फेमाइन आया, एक बड़ा अकाल पड़ा इस वजह से, और अराउंड 4 मिलियन, है ना, 40 लाख के आसपास में लोग जो है वो मरे इस फेमाइन के अंदर, ठीक है, एक बहुत बड़ा फेमाइन माना जाता है इसको, ओके। और सिंस हिज एग्जैक्टली सबका कारण क्या था, सिंस हिज पॉलिसी वेयर अपोज्ड, अराउंड 2 मिलियंस वेर इम्प्रिजन्ड। अब जो है एग्जैक्टली इनकी पॉलिसी को, कलेक्टिवाइजेशन को अपोज जो भी करने वाले क्रिटिसाइजर्स थे, उन सबको स्टालिन ने क्या कराया, अराउंड 2 मिलियन लोग, है ना, 20 लाख के आसपास लोगों को जेल में डलवा दिया, टॉर्चर करवाया। कुछ सपोर्टर्स भी थे, लेकिन अब यहाँ पर अपोजर्स भी यहाँ पर बहुत थे, ठीक है, स्टालिन के।
तो ये सब के बीच जो है रशिया का ये रेवोल्यूशन चलता जा रहा था। ओके, और हम बात करते हैं इसके बाद जो है धीरे धीरे चीज़ें सेटल होती गई, है ना, थोड़ा और चेंजेस आए, 5 ईयर प्लान से और डेवलपमेंट हुए। पर ठीक है, यहाँ पर हमारा रेवोल्यूशन का जो कारवा है यहाँ पर खत्म हो जाएगा, और इसमें हम एक पार्ट और डिस्कस करेंगे एंड में। व्हाट इज दैट, कि ये सब कुछ जो हुआ, जो हम पार्ट 1 से जो देखते आ रहे हैं, वो सब कुछ जो रशियन रेवोल्यूशन में हुआ, ठीक है, इससे इंपैक्ट क्या निकला। यूएसएसआर फॉर्म हो गया, चलो ठीक है, पर इससे ओवरऑल इंपैक्ट क्या निकला और सोशलिज्म का एग्जैक्ट आइडियोलॉजी आइडिया क्या है। ठीक है, तो पहले तो मैं ये सोशलिज्म के बारे में बता दूं कि सोशलिज्म जो है, इसमें देखो 100% सोशलिज्म हमने अडॉप्ट नहीं किया इंडिया में, लेकिन सोशलिज्म का कुछ आइडिया जो है हमने जरूर अडॉप्ट किया हुआ है ना। हमने ऑलमोस्ट सभी जो गवर्नमेंट्स है उन सब में से, है ना, हर एक कंट्री का जो सिस्टम है उससे थोड़ा बहुत अडॉप्ट किया हुआ है। ओके, तो सोशलिज्म में क्या होता है एग्जैक्टली कि पूरी प्रॉपर्टी, कोई मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, सारी प्रॉपर्टी जो है वो किसकी होती है, सरकार की। और सरकार की है मतलब बेसिकली हर आदमी को इक्वली जो है उसमें प्रॉपर्टी का हक होता है। मतलब इट इज़ नॉट लाइक कोई मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम की चीज़ नहीं होगी, सब गवर्नमेंट की, नेशन की प्रॉपर्टी होगी, पर हर इंसान को यहाँ पर इक्वल माना जाता है ना, और सबको बराबर का यहाँ पर हक दिया जाता है। तो ये चीज़ सोशलिज्म में, या फिर आप कह सकते हो कम्युनिज्म में जो आइडिया है वो यही है। अब इससे ऑब्वियसली इसमें एक चीज़ फ़ायदेमंद या अच्छी बात यह है कि कोई गरीबी से नहीं मरेगा, किसी को है ना बेसिक चीज़ें सबको मिलेंगी, और यहाँ पर आपस में ज़्यादा मतलब ऐसा कंपटीशन नहीं होगा। लेकिन इसका ड्रॉबैक भी यही है कि अगर कंपटीशन नहीं होगा तो आपस में एक दूसरे में मोटिवेट होने का, आगे बढ़ने का चाह कैसे रहेगा, राइट। यही सोशलिज्म को अलग करता है कैपिटलिस्ट नेशन से। कैपिटलिस्ट में क्या होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का पूरा राइट होता है, इसमें क्या है, सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है ना, तो इसमें आपस में लोग कंपीट क्यों करेंगे फिर, है ना। तो ये चीज़ कुछ प्लस भी है कुछ माइनस भी है, ठीक है। वैसे हम इम्पैक्ट देखें इस रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट हुआ, तो ऑब्वियसली रशिया जो एक बहुत बड़ा, वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर, इसमें मोनार्की खत्म हुई और नेशन स्टेट बना, ये है ना, ये एक देश बना, ये इसमें जो राजा महाराजा का सिस्टम था वो खत्म हुआ, ठीक है। कम्युनिज्म या फिर कहो तो यहाँ पर हम जो टर्म यूज करें सोशलिज्म, इसको एक प्रैक्टिकल रूप मिला, प्रैक्टिकल शेप मिला, इस कंट्री ने इस चीज़ को स्टार्ट किया, है ना, कि एग्जैक्टली हर इंसान जो है बराबर है और प्रॉपर्टी सबकी इक्वल है, किसी का भी ज़्यादा कम नहीं होगा। इसको एक प्रैक्टिकल रूप दिया रशिया ने। और नेशनलिज्म इन ऑल रिसोर्सेज, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि नेशनलिज्म, हर इंसान के लिए हर चीज़ बराबर है इस देश के अंदर, ये आइडिया मिला। और इसका इम्पैक्ट दूसरी कंट्रीज में या कहो तो पूरी दुनिया में क्या हुआ, चाइना, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, ऐसी कंट्रीज ने कम्युनिज्म को एक्सेप्ट किया, ठीक है। हालांकि ये ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ, ठीक है। इसके एकदम अपोजिट में खड़ा था कह सकते हो यूएसए, है ना। तो जो अमेरिका था वो कैपिटलिस्ट था और वो चाहता था कि उसका जो एग्जैक्टली पॉलिसी है लोग अपनाए, कैपिटलिस्ट नेशन बने। और रशिया चाहता था, यूएसएसआर चाहता था कि सब कम्युनिस्ट बने। तो इस वजह से यहाँ पर एक आप कह सकते हो कोल्ड वॉर मतलब जैसा सिस्टम भी शुरू हो गया, कोल्ड वॉर कहते हैं, है ना। रशिया और यूएस के दोनों सुपर पावर्स और दोनों के बीच में डायरेक्ट फाइट तो नहीं हुई, लेकिन ये चीज़ को लेकर तनातनी रहती थी, जिसको हम कोल्ड वॉर के नाम से जानते थे, ठीक है। तो एग्जैक्टली काफ़ी कंट्रीज देखो, इसमें से चाइना, नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज ने भी कम्युनिज्म जो है एक्सेप्ट किया। और इसके बाद अगर हम बात करें दूसरी कंट्रीज का भी, तो भले उन्होंने 100% कम्युनिज्म को एक्सेप्ट नहीं किया, पर उनके अंदर या उनके गवर्नमेंट सिस्टम में, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी फॉर्म हो गई। जैसे आप जानते हो इंडिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी है ना, बहुत सारी कम्युनिस्ट पार्टीज है, इवन ब्रिटेन में भी कम्युनिस्ट पार्टीज है। तो यानी कि कम्युनिज्म का आइडिया जो है वो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में फैला। ओके, तो इसी के साथ जो है हमारा ये रशियन रेवोल्यूशन खत्म होता है। और होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए कि भैया और कौन सी टॉपिक में वीडियो बनाऊं।